राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं युवा फिल्मकार आनंद गांधी। ना हम जानामि कंपी देवम न दैवम णत्ति इसरोणीयन्ता णत्ति सग्गा भूमिण निर्यम् नो जगकर्ताणो विकतायणाय जगहि सरोपोवि न रक्षौ न भक्षौ णय कालायो आदित्यो दण्डनायो कम्मुणो चैव दण्डम् हंसयमेवा सट्ठा भूताय मे सुहदुह। आम फिल्मों के नाटकीय कथानकों और स्थूल विषयों से अलग एक फिल्म मन को टटोलती हुई। As the planks of Theseus's ship needed repair, it was replaced part by part, up to a point where not a single part from the original ship remained in it anymore. Is it then still the same ship? If all the discarded parts were used to build another ship, which of the two, if either, is the real ship of Theseus? अपनी पहली फीचर फिल्म शिप ऑफ थीसियस से दुनिया भर के सार्थक सिनेमा प्रेमियों का ध्यान खींचने वाले आनंद गांधी ने फिल्म कला को उसकी सीमाओं से मुक्त कराने की एक कामयाब पहल की है। आप दवाई क्यों नहीं लेते हैं? मैं देखूं? क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है, हर दवा के पीछे पशु इंसान। पर आपके लेने ना लेने से क्या फर्क पड़ता है? तो फिर किसी भी चीज से क्या फर्क पड़ता है? मुंबई में पैदा हुए और यहीं पले बढ़े 33 वर्षीय आनंद गांधी की जिंदगी दिलचस्प उतार चढ़ावों की गवाह है। अपनी पहली ही फीचर फिल्म में परत दर परत पेचीदा सवालों और बहसों को पिरोते हुए आनंद गांधी ने अपनी दार्शनिक जिज्ञासाओं, कलात्मक अनुभूतियों और अभिव्यक्ति की बेचैनियों को जिस अनुशासन के साथ एक ढांचे में फिट किया है, उसने भारत में सिनेमा के सामने नई जिम्मेवारी प्रस्तावित की है। मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ, जिन लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ मेरा सम्मान करते हैं। इतना काफी है? मेरे लिए काफी है। जिंदगी इतनी विशाल है, दुनिया में कितना कुछ है। मुझे नहीं है जानने की इच्छा, तो इससे क्या मैं बुरा आदमी हो जाता हूँ? शिप ऑफ थीसियस बनाने से पहले आनंद गांधी 2 छोटी फिल्में राइट हियर राइट नाउ और कॉन्टिन्यूअम बना चुके हैं। ये देख, क्या है? देख इधर आ। देख, क्या है ये नहीं। फिल्में बनाने के अलावा नाटकों और टीवी में बहुत गहरे धंसे रहे आनंद एक अध्ययनशील, सजग और उधेड़बुन में लगे हर पल किसी नई गुत्थी से उलझते रहते हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। धन्यवाद। हमें बताइए कि एक अनोखी फिल्म शिप ऑफ थीसियस, जो कि आपकी पहली फीचर फिल्म है, इसको बनाकर दुनिया भर में शोहरत के और कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद जो ज़िंदगी है उस पर नज़र डालने से पहले सरसरी तौर पर हम ये जानना चाहते हैं कि फिल्मों में ख़ासतौर पर ये जो ऑडियो विजुअल दुनिया है, इसमें आपका आना कैसे हुआ? मैं बचपन से ये सोचता था कि मैं बड़ा होकर वैज्ञानिक बनूंगा। फिर एक ऐसा अरसा आया जब मैंने सोचा कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा और मैं जादूगर भी बनूंगा, और ये सोचा कि और लिखने की ख्वाहिश हमेशा से थी। मैंने पहली बार लिखना शुरू किया 6 साल की उम्र में। 6 साल की उम्र में? हाँ, जब लिखना सीखा तभी से मैंने लिखना शुरू कर दिया। ये सब कहाँ पर हो रहा था? आप पैदा कहाँ हुए? किस तरह का परिवार था? मुंबई में हो रहा था। मेरी परवरिश मेरी माताजी ने की और फिर मेरे नाना नानी ने, और इस दरमियान बहुत ही प्रोत्साहन मिला। पूरे मेरे बचपन में बहुत ही प्रोत्साहन मिला। मैं जो भी करना चाहता था उस चीज़ को लेके बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता था। फिर से मुझे बताइए कि मुंबई के किस इलाके में ये हो रहा था, और आप लोग कितने भाई बहन हैं, और आपकी माँ ने आप
आपको पाला, इसका मतलब आपके पिता नहीं हैं। जी, मेरी माताजी और मेरे पिताजी अलग हो गए जब मैं 7 साल का था और फिर वो गुजर गए। तो मेरी उनके साथ बहुत ही कम जान पहचान रही। मैं ज़्यादातर 1 साल 2 साल की उम्र से सिर्फ अपनी माताजी को ही जानता था, उनके साथ ही रहता था, उनके साथ ही। तो ये कौन सा इलाका? मैं ज़िंदगी के पहले 7 साल साउथ बॉम्बे में, प्रिंसेस स्ट्रीट में। उसके बाद मेरी माताजी मुझे लेकर मेरे नाना नानी के यहाँ बोरीवली आ गई, तो सबर्ब्स में बॉम्बे के। और उसके बाद मैं जब 15 साल का था तब हम लोग घाटकोपर गए। और उसके बाद 20-22 साल की उम्र में मैं मलाड अंधेरी इस नेबरहुड में शिफ्ट हो गया। और इस बीच पढ़ाई क्या होती रही? सो इस बीच बहुत ही अलग अलग प्रकार की चीज़ों में दिलचस्पी रही। जैसे मैं बता रहा था कि मुझे वैज्ञानिक बनना था, जादूगर बनना था, लेखक बनना था, कलाकार बनना था। और जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया मुझे ये एहसास होते गया कि अगर मुझे वैज्ञानिक, जादूगर, कलाकार, लेखक ये सभी बनना है तो मैं फिल्म मेकर बन जाऊं, तो ये सब चीज़ें एक साथ कर सकता हूँ। और कॉलेज मैंने यहीं मुंबई में की, पर कॉलेज एजुकेशन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगा, क्योंकि जो भी चीज़ें कॉलेज में सिखाई जा रही थी या तो मुझे ऑलरेडी पता थी या तो बहुत ही आर्केक चीज़ें थी, बहुत ही इर्रेलेवेंट चीज़ें थी जिसका अभी मेरी ज़िंदगी के साथ कोई रेलेवेंस नहीं था। और कॉलेज में आप क्या सब्जेक्ट्स आपके कौन सी? मैंने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी, पर उसमें मुझे उस वक्त ऐसा नहीं लगा कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। मैं इकोनॉमिक्स में काफ़ी दिलचस्पी रख रहा था, मैं पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी रख रहा था। मुझे फ़िलासफ़ी में, ख़ास करके फ़िलासफ़ी में, साइकोलॉजी में बहुत ही गहरी दिलचस्पी थी। पर कॉलेज में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसका एजुकेशन के साथ कुछ ताल्लुक़ था। तो उस टाइप के मैकेनिकल प्रोसेस में मुझे लगा कि मैं अपना वक्त ज़ाय कर रहा हूँ और मुझे मेरे समय का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए अपने आप को। और वो तभी हो सकता है कि जब मैं अपना अभ्यास खुद डिज़ाइन करूँ, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन खुद डिज़ाइन करूँ। इसलिए मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया, पर कॉलेज से ड्रॉप आउट मैंने एजुकेशन के लिए किया, एजुकेशन के खिलाफ नहीं। तो उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत ही डिसिप्लिन किया और वो सारी चीज़ों में पढ़ाई करनी शुरू की जिन चीज़ों में मुझे दिलचस्पी थी। तो उसके बाद मैंने छोटे छोटे कोर्सेज़ किए, अलग अलग वर्कशॉप्स किए, अलग अलग सेमिनार्स अटेंड किए अक्रॉस द कंट्री में, अलग अलग लोगों के साथ रहा, लोगों के साथ काम किया। बहुत ही हैंड्स ऑन तरीके से मैंने अपनी एजुकेशन डिज़ाइन की। मैं बात कर रहा हूँ 97 की, जब मैं 16 साल का था, 16-17 साल का, 97-98 की। मतलब वही कॉलेज छोड़ने के कॉलेज फौरन बाद। इस बीच में अगर ये बहुत निजी और ज़ाती सवाल नहीं है और जो अगर आपको परेशानी ना हो, मुझे बताइए कि परिवार में माँ जिस तरह आपको पाल रही थी, और आप लोग कितने भाई बहन थे, और क्या घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी जिससे कि आप देश विदेश की भी यात्रा कर सकते और बिना किसी नौकरी के दबाव में पढ़ाई छोड़कर और अपनी तरह का एजुकेशन डिज़ाइन कर सकते? नहीं, घर में आर्थिक स्थिति तो कुछ खास नहीं थी। बहुत ही मेरे नाना नानी बहुत ही साधारण जीवन जी रहे थे, और मेरी माताजी जब उनके साथ मुझे के आगे रहने के लिए, तब जीवन बहुत ही साधारण था। और बहुत ही एक छोटा सा घर था, एक चाली के बाहर, जिस घर की एक दीवार पतरे की बनी हुई थी, एक दीवार ईंट की थी, पर वो उस ईंट की दीवार में से एक पेड़ आ रहा था अंदर। और साथ ही में नानी जी बहुत ही हमेशा आकर्षित रही है साधु संतों की ओर। तो बचपन से परवरिश का वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के विचारों से, अलग अलग प्रकार के धार्मिक साहित्यों से भी एक पहचान हुई, एक मुलाकात हुई। और उस दरमियान प्रश्न खड़े हुए, उस वजह से शायद बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल खड़े हुए। और सालों बाद मुझे मेरे फिलॉसफी टीचर डॉक्टर अंतरकर ने कहा कि फिलॉसफिकल प्रश्न, दार्शनिक प्रश्न वो प्रश्न हैं जो बच्चे भी पूछ लेते हैं, पर उसका जवाब पंडित भी नहीं दे पाते हैं, उसका जवाब स्कॉलर्स भी नहीं दे पाते हैं।
तो वो सवाल जो आज भी है ज़िंदगी में, वो सवाल तब पूछने शुरू हो गए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या हो रहा है, क्या ज़िंदगी का कोई पर्पस है, क्या वो पर्पस ढूंढा जा सकता है, क्या हम कंक्लूसिवली कभी ये जान सकते हैं कि ब्रह्मांड किस चीज़ का बना हुआ है और कैसे बना हुआ है। ये तो खैर बाद में हुआ होगा, और जो कि अभी भी आपकी, और ये शायद मरतेदम तक ये क्वेस्ट जारी रहेगी कि हम कौन हैं, ज़िंदगी क्या है, इसका मकसद क्या है, जो कि आप अपनी फिल्म में भी बहुत ही सघन तरीके से डील कर रहे हैं। ख़ास तौर पर शिप ऑफ थीसिस से मैंने आपकी चूँकि पहली वाली फिल्में नहीं देखी, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि उसमें फ़िलोसॉफिकल क्वेस्ट क्या है। लेकिन आप कह रहे थे कि ये जो 15-17 साल की उम्र है जिसमें आप अपना एजुकेशन खुद डिज़ाइन करने लगे, और उसके साथ साथ फिर आप आय के स्रोत आपने क्या ढूंढे होंगे, ये भी तो एक सवाल है। जी, तो जब हम घाटकोपर मूव हुए, मेरी माता जी की ने जब पुनः शादी की, और तब ये हुआ कि मेरी माता जी की आर्थिक स्थिति कंफर्टेबल हो गई, और मेरे जो पिता है, मेरे जो स्टेप फादर है, वो बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही बढ़िया इंसान है। तो उन्होंने कभी भी कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं आने दिया इन द सेंस कि हमेशा चीज़ें फैसिलिटेट की। तो जो मैं जो चीज़ें करना चाहता था वो मैं करता रहा। जैसे ही मैं 19 साल की उम्र से मैंने काम शुरू किया। मैं काम तो कर ही रहा था, मैं 15-16 साल की उम्र से काम कर रहा था। मैं ग्राफिक डिज़ाइन करता था। मैंने ग्राफिक डिज़ाइन स्टूडियो शुरू किया था 16 साल की उम्र में, सिसरोस ग्राफिक्स नाम का। और उसके बाद में हम वो पहला डिज़ाइन स्टूडियो था जो उस नेबरहुड में जो फोटोशॉप और ये सब चीज़ें लोगों को सिखाते थे, ये टूल सिखाते थे हम लोगों को। तो उसमें उस वजह से मेरी मुलाकात बहुत ही अमेजिंग लोगों से हुई। उस वजह से मेरी मुलाकात अभय मेहता से हुई, जो उस वक्त डबल पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ, एनरॉन के खिलाफ पब्लिक लिटिगेशन लड़ रहे थे। और वो एक विसल ब्लोइंग वेबसाइट चलाते थे तब, altindia.net करके। तो उनके साथ मैंने काम शुरू किया, उनके साथ जुड़कर मैंने चीज़ों को सीखना शुरू किया। उसके साथ साथ आलोक उल्फत से मुलाकात हुई, तो रंगमंच उनके साथ मैंने शुरू किया। और जो मैंने कुछ ऐसे नाटक लिखे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रजू किए गए, प्रस्तुत किए गए, और वो उनको बहुत ही सराहना मिली, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, और उसके साथ नाटक मेरा ख्याल है कि किसी पॉलिटिकल एक इंटरवेंशन के लिए लिखे गए या नहीं। नाटक हमेशा जो मूल इंटरेस्ट रहा है, जो सेंट्रल इंटरेस्ट रहा है फिक्शन लिखते वक्त, भले वो रंगमंच हो या कहानी हो, कुछ भी हो, वो हमेशा से दार्शनिक रहा है, हमेशा से तत्वज्ञान का रहा है। और जो प्रश्न रहे वो तत्वज्ञान के रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं। तो नाटक भी उसके आसपास ही लिखे जाते थे मेरे से। तो जो पहला नाटक लिखा था मैंने, जो अलग अलग जगहों पे परफॉर्म हुआ और काफ़ी अवार्ड्स मिले, काफ़ी सराहना मिली, उस नाटक का नाम था सुगंधी। वो एक एकांकी नाटक था, 40 मिनट का नाटक था। उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, नेशनल लेवल पे प्राइजेस मिले वगैरह। और उस नाटक की वजह से बहुत लोगों को मेरे काम के बारे में पता चलने लगा। तो उसे कुछ और काम मिला और वैसा काम मिला जो मैं करना चाहता था, जो मैं लिखना चाहता था। उस दरमियान टेलीविज़न के साथ एक स्टिंट हुआ जहाँ पे 19 और 20 साल की उम्र के बीच में 1 साल टेलीविज़न के लिए लिखाई की मैंने, 2 सीरियलें लिखी मैंने तब। और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुभव था वो मेरे लिए, देखना कि जो मेरी लिखाई है उसे मैं एक बहुत ही अलग ढांचे में कैसे लिख सकता हूँ, या एक बने हुए ढांचे में, एक ढांचा जिसमें ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेशन है, ऑलरेडी एक प्रकार की दुनिया है, उस दुनिया में मैं एज ए लेखक क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप ये दो सीरियलों की चर्चा करते हुए बहुत जल्दी भाग खड़े हुए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो आपका चुनाव था कि आप उस तरह की लिखाई को देख सकें कि आप उस फ्रेमवर्क में कैसा लिख पा रहे हैं, लेकिन
आज हम जानते हैं कि वो 2 सीरियल जिनकी बात आपने कही, आप खुद ही बताएंगे कि वो 2 सीरियल कौन से थे जिनको जो बहुत रिफाइंड रुचि के लोग हैं जो आज आपकी फिल्म शिप ऑफ थीसिस देख रहे हैं, उनको शायद वो फूटी आंख ना सुहाते हो रहे हों वो सीरियल, लेकिन अगर बाय चॉइस आप उसमें उतरे तो वो क्या वजह थी? अपेरेंटली ये लग सकता है कि हो सकता है आप कुछ पैसे बनाने के लिए उतरे हों, लेकिन मुझे बताइए कि वो 2 सीरियल कौन से थे जिनमें आपने, क्योंकि वो शायद भारतीय सोप ओपेरा हिस्ट्री में सबसे लंबे सीरियल भी थे, तो मुझे बताइए उसका अनुभव क्या है? जो मेरे लिए जो चीज़ थी उस स्पेस में जो मुझे आकर्षित कर रही थी वो लिखने के लिए, वो कुछ वो आर्थिक नहीं थी, वो कारण कोई भी आर्थिक नहीं थे, वो कारण बहुत अलग अलग थे। तो मैंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी के पहले के 80-85 एपिसोड्स के संवाद लिखे और कहानी घर घर की के पहले कुछ 50 एपिसोड्स की पटकथा लिखी, कथा पटकथा लिखी। पर साथ साथ में मैं और चीज़ें करके देखना चाहता था। मैं ऐसे भी नाटक बना रहा था जो बहुत ही अलग थे जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। मैं अब्जर्विस्ट थिएटर भी कर रहा था, मैं फिजिकल थिएटर भी कर रहा था। उसके साथ साथ मेरी विज्ञान में रुचि बढ़ रही थी, मेरी फिलॉसफी में जो रुचि थी वो एक स्तर पर पहुंच चुकी थी, वो काफ़ी इन्फॉर्म्ड हो चुकी थी तब तक। तो मैं बहुत सारी चीज़ों के साथ प्रयोग कर रहा था। तो ये एक तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रयोग था, ये देखना कि इस ढांचे में, इस मॉडल में, इस स्ट्रक्चर में जाकर क्या किया जा सकता है और क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ लिखने के काबिल हूँ जो बहुत सारे दर्शक देखेंगे और पसंद करेंगे, कि क्या मैं सिर्फ वो चीज़ ही लिखने के काबिल हूँ जो सिर्फ 100 लोग दुनिया में समझ पाएंगे या एक्सपीरियंस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। तो मैं देखना चाहता था एक तो कि मेरी रेंज क्या है, मैं दोनों जगह से अपने आप को स्ट्रेच कर रहा था। ये एक्सपेक्टेशन के साथ मैं बिल्कुल गया था कि शायद मुमकिन होगा, शायद संवाद लिखने में मैं कुछ ऐसी लाइनें लिख दूंगा जिससे कुछ जगहों पे कुछ अवेयरनेस के बीज बोए जाए और कुछ ऐसी बातें अंदर प्लांट हो जाए कि कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाए जिससे कुछ लोग इंस्पायर हो जाए एक तरीके से सोचने के लिए। ये अभिलाषा थी। ये हुआ या ना हुआ ये मुझे नहीं पता है, मुझे लगता है कि शायद नहीं हुआ, नहीं हो पाया उस ढांचे में, उस स्ट्रक्चर में वो कर पाना। जबकि मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि वो बहुत ही सक्षम माध्यम है और उस माध्यम का इस्तेमाल ठीक से नहीं हुआ है। मैं ये बिल्कुल आज भी मानता हूँ कि डेली सोप जैसे माध्यम को यूज़ करके जो बहुत ही जो एक मिडिल क्लास इकोनॉमी पे बेस्ड है, यानी कि वो बेस्ड है उन लोगों पे जो लोग जिन लोगों को एक्सेस है टेलीविज़न सेट को सबसे पहले इस देश में, दूसरी बात केबल टीवी को शायद, और तीसरी बात जिन लोगों के पास एक्सेस है उन फाइनली उस पर जो प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को खरीद पाने। अब जो प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं उनके साथ आपको अगर दिक्कत हो और आप ऐसा एक माध्यम बना रहे हो जो वेहिकल है उन प्रोडक्ट्स को बेचने का, तो सबसे पहले तो आपको अपने आप से वहीं पे और तो ये बहुत सारे प्रश्न खड़े होने लगे थे तब मेरे दिमाग में, और मैं सोच रहा था कि ये कैसे करें, और शायद तब मेरे पास सोल्यूशंस नहीं थे। अब मैं जैसे जैसे इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है कि अभी मेरे पास कुछ ऐसे सोल्यूशंस हैं जहाँ जो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए और इसलिए हम कर भी रहे हैं। हम उस स्पेस में अभी फिर से मैंने 10 साल से सोचा था कि मैं कभी टेलीविज़न नहीं करूँगा ज़िंदगी में, क्योंकि उस माध्यम के साथ मुझे थोड़ी सी घिन सी आ गई थी। पर अभी मुझे लगता है कि वो इतना सक्षम माध्यम है कि उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। तो उस वक्त मुझे याद है कि मैंने माल्कम एक्स के बारे में एक चीज़ पढ़ी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। माल्कम एक्स ने एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया था एक बार कि 2 प्रकार के जब स्लेवरी थी अमेरिका में तब 2 प्रकार के स्लेव्स हुआ करते थे, हाउस स्लेव्स और फील्ड स्लेव्स, घर में रहने वाले स्लेव्स और खेत में काम करने वाले स्लेव्स। अब ये जो 2 स्लेव्स थे उनकी जो रहनी करनी थी वो थोड़ी सी अलग थी एक दूसरे से। जो फील्ड स्लेव्स थे जो खेत में दिन रात तन तोड़ते थे उनकी जो रहनी थी वो ये थी कि उनको 16-16 घंटे ठंड में धूप में काम करना पड़ता था। उनके पास उनके बदन पे कपड़े नहीं थे, उनको खाने को खाना नहीं था और उनके पास एक गर्म जगह नहीं थी जहाँ पे वो जाके अपने आप को रख सकें।
जबकि जो हाउस स्लेव्स थे उनके छत पर उनके सर पर छत थी, उनको जो कपड़े मिलते थे वो उनके मालिक दे देते थे उनको कपड़े, पहने हुए कपड़े, और उनको खाना भी मिल जाता था जो घर का बचा बचाया खाना होता था। तो बहुत ही कंफर्टेबल जगह में रहते थे एक तरीके से, मतलब जो कंपेरेटिवली कंफर्टेबल जगह में रहते थे और खुश थे कहीं ना कहीं शायद। तो जब घर में आग लगती थी तो हाउस स्लेव दौड़ के आते थे, फील्ड स्लेव दौड़ के आते थे हाउस स्लेव के पास और कहते थे कि चलो निकलते हैं यहाँ से, और फील्ड स्लेव हाउस स्लेव को बांध देते थे कि चलो काम करो, हमारा घर बचाओ। और ये जो उदाहरण था ये मेरे दिमाग में बहुत दिन रात चलने लगा था। उस वक्त मैं सोचने लगा था कि क्या मैं एक हाउस स्लेव हूँ जिसकी पूरी की पूरी बाजी ये है कि कैसे ऐसे फील्ड स्लेव को बांध के रखें इस पूरे सर्कल में। दूसरा एक उदाहरण था, मैं वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ। नहीं बहुत अच्छा है, जी बताइए। दूसरा एक उदाहरण था पी साइनस का दिया हुआ, जो सालों के बाद मैंने देखा था। जो पी साइनस ने बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया था कि नीरो जो रोमन एम्परर था, नीरो नाम का, बहुत ही क्रूर एम्परर था, और उसने एक ज़माना ऐसा आया रोम में जब रोम की जगह जगह पे प्रॉब्लम्स थे। रोम के अपने जगह जगह पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। रोम का नॉर्थ जल रहा था, रोम का नॉर्थ ईस्ट जल रहा था, रोम का सेंटर जल रहा था। तो रोम के हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ चैलेंजेस थे। किसान मर रहे थे और हर प्रकार के प्रॉब्लम हो रहे थे रोम में। और तब नीरो को लगा कि ये जो प्रॉब्लम है अभी जो ये प्रॉब्लम वर्किंग क्लास से थोड़ी थोड़ी अभी ऊपर आ रही है, कि लोगों को ध्यान नज़र आ रही है ये बात कि रोम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो सबको भी डिस्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है। तो नीरो ने एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की। ही थ्रू द बिगेस्ट पार्टी एवर इन द हिस्ट्री ऑफ रोम, और उसमें उसने सबको बुलाया, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रॉयल्स, हर एक मिडिल क्लास से लेके एलिट क्लास के लोगों को सबको आमंत्रण, सबको न्योता दिया गया और सबके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी योजी गई। और उसमें ये था कि रोम जल रहा है पर ये लोग पार्टी कर रहे हैं, और नीरो फिडल कर रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है, और दिन रात पार्टी हो रही है। और रात को जब पार्टी हो रही है तब लाइट कहाँ से लाए? सारा फायरवुड ये लोग ख़त्म कर चुके थे अपनी पार्टी में। तो क्योंकि फायरवुड ख़त्म हो चुका था तो दे गॉट प्रिजनर्स एंड दे बर्न द प्रिजनर्स एट स्टेक। उन लोग ने प्रिजनर्स को जला दिया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जला दिया ताकि जगह को लाइट अप किया जाए। और पी साइनाथ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं वो अपने इस उदाहरण में कि नीरो, चलो एक मिनट के लिए छोड़ देते कि नीरो कौन था, क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था। नीरो के गेस्ट कौन थे? ये नीरोज गेस्ट्स वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? जब रोम जल रहा था, जब उनका देश जल रहा था, तो वो लोग कैसे पार्टी कर रहे थे? और कुछ ऐसे सवालों ने हमेशा से एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट की, और वो डिस्कम्फर्ट है जो मुझे प्रोपेल करता है। इच्छा तो ये होती है कि कुछ ना करो। काश ऐसी जगह में होते हम जहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता। काश ऐसी जगह में होते हम जहाँ पे रोज़मर्रा इतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते, तो मैं बहुत खुश होता। पर ये डिस्कम्फर्ट है नहीं करने का कि मैं कैसे पार्टी कर सकता हूँ, कैसे शांति से बैठ सकता हूँ जब ये सब चीज़ें हो रही है, कैसे मैं नीरो का गेस्ट बन सकता हूँ। ये कुछ सवाल ज़िंदगी भर रहे हैं, जो पॉलिटिकल सवाल है, और जो फिलोसफिकल सवाल है वो शिप ऑफ थीसिस में फाइनली उतरे हैं। वो भी ज़िंदगी भर के सवाल रहे हैं पिछले 12 साल के। तो वो टेलीविज़न सीरियल्स लिखते वक्त ये सारे सवालों की शुरुआत हुई थी। ये सवाल पूरी तरह से बने नहीं थे, पर इन सवालों की शुरुआत हुई थी कि मेरा रोल क्या है, मैं क्या बेच रहा हूँ, किसको बेच रहा हूँ, क्यों बेच रहा हूँ, और मैं क्या बातें बता रहा हूँ, क्या इम्पैक्ट है इन बातों का। आनंद जी, बातों का सिलसिला इस तरह चल रहा है आपके साथ कि दिल करता है कि ये बातें कभी ख़त्म ही ना हों, क्योंकि जिस तरह आपकी क्वेस्ट है ज़िंदगी को लेकर और सवालों को लेकर, वो ख़त्म नहीं होती। बातें बहुत दिलचस्प हैं। हम समझते हैं कि जहाँ तक हम पहुँच गए हैं इसमें बातचीत को यहाँ पर हम विराम देते हैं और
बातचीत का अगला हिस्सा हम अगले प्रोग्राम में जारी करेंगे। आनंद गांधी के साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी है। प्रोग्राम का अगला हिस्सा देखिए अगले प्रोग्राम में। कुछ कहना चाहते हो गुफ्तगू के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। एक बहुत बड़ी प्रजा है जो अब तक इस बात के साथ सहमत नहीं है कि शायद पृथ्वी गोल है, इस बात के साथ सहमत नहीं है कि हम इवॉल्व हुए हैं 450 करोड़ साल में, कि किसी भगवान ने हमें यहाँ पे बना के रख नहीं दिया है। मतलब ये बहुत ही बेसिक बातों पे लोग अब तक सहमत नहीं हुए हैं, जो फैक्चुअल है और जो फैक्ट्स एस्टैब्लिश होकर 300-400 साल हो चुके हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं कि हम किस तरह का साहित्य पढ़े, किस तरह का सिनेमा देखे, तो वो तो बहुत बात की बात हो जाती है। यहाँ तो बेसिक चीज़ें अब तक जगह पे नहीं है। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं युवा फिल्मकार आनंद गांधी। अपनी पहली फीचर फिल्म से ही दुनिया भर का ध्यान खींचने वाले आनंद गांधी। बचपन में कभी सोचा कि वैज्ञानिक बन जाऊं, कभी जादूगर बनने की तमन्ना ने सिर उठाया, कभी कलाकार तो कभी लेखक बनने का जी चाहा। दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों के बीच अपने काम में लगे आनंद गांधी को अपनी नई फिल्म की तैयारी में लगे देखना भी एक अनुभव है। क्या इसी तरह पूरे जीवित रहूं या मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाऊं? बट है भी क्या? जीवित रहूं या मृत्यु की गोद, नीचे से शुरू करो। और जीवित रहूं या मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाऊं, ये प्रश्न बार बार मैं मन कर रहा हूं। ओह, क्या इसी तरह दो बातें या अपनी पूरी शक्ति से इस क्रूर भाग्य के क्रूर चक्रों को चूर चूर कर देने में ही सच्ची मनुष्यता है। विज्ञान, दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र के साथ जीवन की सच्चाइयों की पड़ताल आनंद गांधी को सबसे ज्यादा पसंद है। आज आनंद गांधी की इस जटिल रचना यात्रा को देखकर यकीन नहीं होता कि 18-19 साल की उम्र में उन्होंने कहानी घर घर की और क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए तूफानी लेखन किया होगा। आनंद जी, हमें बताइए कि बातचीत के पिछले हिस्से में हमने ये बातें की कि किस तरह आपका इस ऑडियो विजुअल मीडियम के साथ एक संबंध बना और करते करते अभी आपकी पहली फीचर फिल्म शिप ऑफ थीसियस आई। एक जादूगर बनने, एक कलाकार बनने और तरह तरह के अल्टरनेटिव प्रोफेशन आजमाने के नाम पर आखिरकार आपको लगा कि फिल्में ही आपका कप ऑफ टी हो सकती हैं। जबकि जिन फिल्मों के बीच आप बढ़ रहे थे, पल रहे थे, उन फिल्मों में ऐसा कुछ नहीं था जिस तरह की फ़िल्म आप बना सकते। कम से कम हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जैसी फ़िल्म आपने बनाई वैसी फ़िल्म आपको दिखती है कि पहले बनाई गई थी? शायद नहीं, शायद एटलीस्ट जो फिल्में मुझे देखने का मौका मिला 15-16 साल की उम्र तक, उसमें मुझे शायद ही ऐसा कुछ नज़र आया होगा। पर मुझे ये हमेशा से लगता था, ये हमेशा से एहसास एक रहता था कि जिन फिल्मों को मैं देख रहा हूँ, जबकि मैं बहुत पसंद करता था इन फिल्मों को, मैं फिल्मों का शौकीन था क्योंकि मेरी माताजी फिल्मों की इतनी बड़ी शौकीन थी, रंगमंच की फिल्मों की, साहित्य की इतनी बड़ी शौकीन थी, तो मैं भी फिल्मों का बहुत शौकीन था, रंगमंच का शौकीन था। तो ये प्रश्न हमेशा से रहता था, ये हमेशा से लगता था कि ऐसा क्यों नहीं होता कि जो मेरी ज़िंदगी है वो मैं इस फिल्म में देख पाऊँ। ये प्रश्न, ये सवाल हमेशा उठता था कि
जो मेरी अंदरूनी परेशानियां हैं वो ये फिल्म मेरी दूर करे। मनोरंजन के साथ साथ मेरे कुछ अंदरूनी सवालों को पूछे ये फिल्म है मेरे साथ मिलकर। और ये भी बात हमेशा से लगती थी कि यार ये हर एक फिल्म एक ही कहानी पे क्यों बार बार बन रही है। ये बार बार ऐसा महसूस होता था कि कुल मिला के ये 2-3 कहानियाँ हैं, वही बार बार बनाए जा रहे हैं। तो इस बात की भी एक जैसे जैसे बड़ा होते गया वैसे वैसे एक अवेयरनेस आने लगी थी। और इसलिए पहली जो खोज थी, पहला जो पड़ाव था खोज का, वो मुझे लेके गया इंडियन पैरेलल फिल्म मेकर्स की ओर, जो 15 साल की उम्र में मैंने देखना बहुत फुल टाइम मैंने वो फिल्में देखनी शुरू की जो श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी ने बनाई थी। उसके बाद सत्यजीत रे की फिल्मों से मैं वाकिफ़ हुआ और उन फिल्मों से बहुत सीखने मिला। तब कहीं जाकर ऐसा लगा कि नहीं, ऐसी फिल्में भी बनी हैं। तो प्रश्न ये खड़े हुए, तो ये फिल्में मेरे तक अब तक क्यों नहीं पहुंची? ये फिल्में तो मैं बचपन से देखता तो मेरी ज़िंदगी और खूबसूरत होती। 2-4 चीज़ें मैं ज़िंदगी के बारे में, रिश्तों के बारे में, अपने आप के बारे में और समझ के चलता। अगर ये फिल्में मुझे पहले देखने मिली होती तो क्यों नहीं देखने मिली मुझे, ये सवाल भी रहा मुझे। मैं जब 17-18 साल का था तब मैंने पहली बार ज़िंदगी में एक नॉन इंडियन और नॉन अमेरिकन फिल्म देखी। तब तक मैंने ज़िंदगी में सिर्फ या तो भारतीय या तो अमेरिकी फिल्में देखी, हॉलीवुड फिल्में देखी हुई थी। पहली बार मैंने एक फिल्म देखी जो ना ही इंडियन फिल्म थी ना ही अमेरिकन फिल्म थी। उस फिल्म का नाम था मोशे मखमलबाफ की फिल्म थी, ईरानियन फिल्म थी। फिल्म का नाम था पेडलर्स। और उसके बाद मैंने उनकी साइकिलिस्ट देखी। मखमलबाफ का एक रेट्रोस्पेक्टिव था जिसमें मैंने बहुत सारी फिल्में देखी उनकी बनाई हुई। और उन फिल्मों को देख के जैसे कॉन्शियसनेस का एक पुर्जा खुल गया, एक हल्की सी खिड़की खुल गई अंदरूनी तौर पर। तो ये फिर मैंने तय किया कि अब तो मुझे ज़िंदगी में ये फिल्में ढूंढनी है और ढूंढ कर देखनी है। तो ये एक सिलसिला शुरू हो गया उसके बाद। एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर के लिए जाने अनजाने ये जो मेन स्ट्रीम कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट फिल्मों की दुनिया है, जाने अनजाने उसकी कंडीशनिंग करती है जी। जाहिर है कि एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर के रूप में वो आपकी भी कंडीशनिंग कर रही होगी, जिससे आप कोई डेलिबरेट फाइट कर रहे होंगे। जैसे कि आपने कहा कि ये फिल्में मेरी ज़िंदगी को क्यों नहीं दिखाती, मुझे क्यों नहीं भीतर तक छूती, और वैसी छूने वाली फिल्में फिर आपको मोहसिन मखमलबाफ की देखने को मिली। इसके बीच में जब आपने अगर उन शुरुआती 2 एक्सपेरिमेंटल शॉट्स की भी बात हम शायद यहाँ पर करें, क्योंकि ये साफ साफ थोड़ा समझना होगा कि वो जब आप कहते हैं कि नहीं छूती, जबकि जो लोग उसे बनाते हैं और जो देखते हैं वो यही कहते हैं कि वो छूती हैं, इसीलिए वो चलती हैं, इसीलिए आज की तारीख में 100 करोड़ 200 करोड़ क्लब बढ़ते जा रहे हैं। आप कैसे इसको आर्गू करते हैं? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है कि एक सेंटिमेंटल लेवल पे, एक इमोशनल लेवल पे और एक इम्पल्सिव लेवल पे ज़रूर ये जो फिल्में बनती हैं वो तभी लोग जाकर थिएटर में देखते हैं, क्योंकि उनके लिए उनको इन फिल्मों में कुछ अनुभव मिलते हैं। फिल्में उनको हंसाती है, रुलाती है, उनको कुछ अनुभव देती है, जिसकी वजह से वो लोग बार बार इन फिल्मों को देखने जाते हैं। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात के साथ, पर उसके साथ साथ मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूँ और शायद जो मैं बातें कर रहा हूँ उसके लिए एक थीसिस लगेगी। वो एक 4 लाइनों में मैं कैसे व्यक्त कर पाऊँगा मुझे पता नहीं, पर मैं कोशिश ज़रूर करना चाहूँगा कि हम बने हुए हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, दैट्स आवर बॉडीज़ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द एनवायरनमेंट टू अस। इमोशंस उस ज़माने में प्रकट हुए हैं, जो इमोशंस एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर है। जो हमारे पास जो इमोशंस है वो हमारी बॉडी का एक सॉफ्टवेयर है जो हमें बार बार कम्युनिकेट करता है, जो बार बार हमारा ध्यान एक रिस्पॉन्स की ओर लेके जाता है कि भाई ये हो रहा है तो इसके सामने तुम्हें ये करना चाहिए। इमोशन एक उस प्रकार का एक कम्युनिकेशन, एक वार्तालाप है अपने आप के साथ, जो इवॉल्व हुआ है, जो अचानक से लोगों में इमोशन नहीं डाले गए हैं, अचानक से लोग भी प्रकट नहीं हुए हैं। जो मनुष्य है वो पैदा हुआ है और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एवोल्यूशन, एक एवोल्यूशन का
450 करोड़ लंबा प्रोसेस चला है, जिसमें जिसके पीक पे एक ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ है। और ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन अराउंड फॉर द होमो जीनस हैज़ बीन अराउंड फॉर 25 लाख ईयर्स, 25 लाख साल से है। और उसमें जो न्यूरोलॉजिकली सिमिलर ह्यूमन बीइंग है वो शायद 30 से 50,000 60,000 साल से तो बहुत ही एग्जैक्टली सेम ह्यूमन बीइंग रहा है। अब उसमें एग्रीकल्चर की इन्वेंशन हुई 13,000 साल पहले। उसमें जितना भी साहित्य हमारे पास एक्सेस है, जिसमें रिलीजन भी आ जाता है, उन चीज़ों की इन्वेंशन हुई पिछले 6,000 से 3,000 साल के बीच में। इसमें सिर्फ 300 साल से हमें पता है कि पृथ्वी गोल है। इसमें सिर्फ 150 साल से पता है हमें कि पिछले 450 करोड़ सालों से लाइफ इवॉल्व होते हम बने हैं। इसमें हमें सिर्फ 100 सालों से पता है कि ऊर्जा और पुद्गल एक ही चीज़ है। इसमें हमें कुछ सिर्फ 50 सालों से पता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो डीएनए है हमारे अंदर, वो कैसा ऐसी एक चीज़ है, ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 450 करोड़ की इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है और हमारे कण कण में वो मॉलिक्यूल व्याप्त है। हमें सिर्फ 10 साल हुए हैं ये जानने में कि ये कैसा दिखता है। वो जीनोम मैपिंग को सिर्फ अभी 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। तो हम तो बहुत ही शिशु अवस्था में हैं। हमारी अपनी जो समझ है, मतलब आई कीप सेइंग दैट द वर्ल्ड इज स्टिल वार्मिंग अप टू द आइडिया दैट वी शुड बी किलिंग ईच अदर। पृथ्वी के आधी पृथ्वी की आधी मनुष्य जाति अब तक तो इस आइडिया के साथ धीरे धीरे सहमत हो रही है कि हाँ, एक दूसरे का कत्ल नहीं करना चाहिए, वॉर पे नहीं जाना चाहिए, लड़ाई या नहीं लड़नी चाहिए। ये बातों पे भी लोग सहमत नहीं हैं अब तक। तो ये जो बहुत ही सबसे साधारण बातें हैं और हम बातें कर रहे हैं बहुत ही आगे की। फिर अब तो लोग यहाँ तक, मतलब एक बहुत बड़ी प्रजा है जो अब तक इस बात के साथ सहमत नहीं है कि शायद पृथ्वी गोल है। इस बात के साथ सहमत नहीं है कि हम इवॉल्व हुए हैं 450 करोड़ साल में, कि किसी भगवान ने हमें यहाँ पे बना के रख नहीं दिया है। मतलब ये बहुत ही बेसिक बातों पे लोग अब तक सहमत नहीं हुए हैं, जो फैक्चुअल है और जो फैक्ट्स एस्टैब्लिश होकर 300-400 साल हो चुके हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं कि हम किस तरह का साहित्य पढ़े, किस तरह का सिनेमा देखे, तो वो तो बहुत बात की बात हो जाती है। यहाँ तो बेसिक चीज़ें अब तक जगह पे नहीं है। यहाँ तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो हालत है। यहाँ पे तो बहुत सारी बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जगह पे नहीं है। तो ये सबसे पहली बात समझनी ज़रूरी है कि हम बहुत ही शिशु अवस्था में हैं एज अ रेस। जो ह्यूमन रेस है, जो स्पीशीज़ है हमारी, बहुत ही शिशु अवस्था में है। अभी शायद हो सकता है करोड़ों साल आगे जाने बाकी है, हज़ारों सालों के बाद शायद ये शिशु अवस्था कहीं जाके युवा अवस्था में बदलेगी। जो एजुकेशन मिलता है वो और एजुकेशन में अगेन स्कूल और कॉलेज एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उस एजुकेशन की बात कर रहा हूँ जो हमें सोशल एजुकेशन मिलता है, जिससे हमें अपना सोशल एनवायरनमेंट पता चलता है, हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पता चलते हैं, हमारी फिलोसफिकल क्वेस्ट और फिलोसफिकल इंक्वायरी करने का मौका मिलता है, और उस इंक्वायरी को एक जगह पे ले जाने का मौका मिलता है। इन सब चीज़ों से एक जो इम्पल्सेस है हमारे, वो इन्फॉर्म होते हैं। और जब तक वो इम्पल्सेस इन्फॉर्म नहीं होंगे तब तक वो इम्पल्सेस जो है वो बहुत ही बेसिक प्रिमिटिव क्वेस्ट से ही इग्नाइट होते रहेंगे। और वो प्रिमिटिव क्वेस्ट बहुत ही सिंपल है। वो प्रिमिटिव क्वेस्ट है सस्टेनेबिलिटी। प्रिमिटिव क्वेस्ट है बेसिकली हंट, गैदर एंड रिप्रोड्यूस। आप किस तरह से आप कमा रहे हो, किस तरह से चीज़ों को अपना बना रहे हो, किस तरह से चीज़ों को ओन कर रहे हो, और तो वायलेंस वहाँ से आता है, ओनरशिप वहाँ से आती है, और किस तरह से आप अपने मेटिंग पार्टनर ढूंढते हो, तो रोमांस और लव की कहानियाँ वहाँ से आती है। तो जो दो मेटा नैरेटिव्स हैं दुनिया भर के साहित्य और सिनेमा में, जो वायलेंस और लव है, वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही बेसिक प्रिमिटिव फंडामेंटल इम्पल्सेस को स्टिमुलेट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि लेकिन अगर मैंने टोका नहीं और अगर आप अपनी लाइन ऑफ लॉजिक को डिसरप्ट नहीं किया, तो मैं पूछता हूँ कि इन फिलोसॉफिकल प्रीमाइजेस से, इन कॉन्टेक्स्ट से, एक आर्टिस्टिक एक्सरसाइज जो अब तक पिछले 100 वर्षों में सिनेमा में होता हुआ यहाँ तक आया, आप उसको क्वेश्चन कर रहे हैं।
आप उसको प्रॉब्लमेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, कला के नाम पर जो भी उद्यम हो रहा है, वो वैसा नहीं है जैसा उसे होना चाहिए बदलते हुए वक्त और बदलती हुई चेतना के साथ। शायद आप ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तब आप क्या प्रस्तावित करते हैं? मतलब क्योंकि आखिरकार ये एक मास मीडियम है और जिसमें पहली शर्त है कि अगर सिनेमा आपका थिएटर में गया तो वहाँ पर 2 आदमी खड़े हो जाएं देखने के लिए, और आप लगातार उसके साथ उसकी जो कंडीशनिंग है और उसका जो प्री कंडीशन माइंड है एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लेकर अब तक उसको बताया गया है, उसको आप बुरी तरह तोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। पर उसमें अगेन मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं आज से 15 साल पहले काम कर रहा होता तो मुझे बहुत डिपेंड करना पड़ता स्टेट पे। थैंकफुली मुझे स्टेट पे डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसे वक्त में काम कर रहा हूँ जिस वक्त में इंटरनेट है, और इंटरनेट इतना बड़ा वरदान रहा है मेरी जनरेशन को, कि मैं सोच नहीं सकता कि मेरी ज़िंदगी क्या होती इंटरनेट नहीं होता तो। इंटरनेट की वजह से दुनिया एक्सेसिबल हो गई है। इंटरनेट की वजह से मैं सीधे उन लोगों से बात कर पाता हूँ जिन लोगों को ज़िंदगी में, इस मकाम में, ज़िंदगी के इस मोड़ पे उन बातों की ज़रूरत है, उन विचारों की, उन बातों की, उन अनुभवों की, उन अनुभूतियों की बहुत गहरी ज़रूरत है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तानी ऑडियंस तैयार है इस सिनेमा के लिए। मैं कहता हूँ इनफैक्ट इंडिया की बहुत बड़ी ऑडियंस है जो क्रेव कर रही है इस सिनेमा के लिए। शिप ऑफ थीसिस जैसे आपको पता है 6 हफ्ते थिएटर्स में चली, और ऐसा कहते हैं कि इससे पहले कोई भी ऐसी फिल्म का कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि जो फिल्म तत्व चिंतन पे आधारित हो, जो फिल्म में दर्शन हो, जिस फिल्म में इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हो और कॉम्प्लेक्स विचार हो, वो फिल्म थिएटर्स में 6 हफ्ते चले। ऐसा कोई एग्जाम्पल इनफैक्ट इंडिया में क्या बहुत कम देशों में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये मेरा फॉर्चून है कि मैं इस ऐसे वक्त में काम कर रहा हूँ जहाँ पे मैं सीधा उन लोगों को मिल पाता हूँ जिन लोगों को ऑलरेडी एक ग्रूमिंग मिली हुई, ऑलरेडी एक सुविधा मिली हुई है कि वो ये प्रिविलेज है। सबसे पहले तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें एक बहुत ही सक्षम समाज सेवा हो रही है, ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ कि ये एक प्रिविलेज है। फिल्म बना पाना और फिल्म देख पाना एक प्रिविलेज है, और उसका बहुत बड़ा परसेंटेज आर्थिक प्रिविलेज भी है। इट्स एन इकोनॉमिक privilege to be able to make a film or to be able to even watch a film, to go to a cinema hall and to be able to watch a film in this country is an economic privilege, जहाँ पे we are still talking about very very severe problems. So I'm already working in a privileged environment. तो पहले तो मैं ये accept कर लूँ. The moment I accept it, then I can start talking about privileges. Then I can start saying कि जिन लोगों को already educational privilege मिला है एक प्रकार का, जिन लोगों को already certain exposure मिला है, already जिनकी चेतना हल्की सी खुली हुई या प्रश्न खुले हुए हैं, मैं उनके लिए अभी फिल्म बना रहा हूँ. So शिप ऑफ थीसिस उनके लिए बनी थी. अब बातचीत का ये सिलसिला अभी जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेंगे जी. अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बातें जारी रखते हैं आनंद गांधी के साथ, जो कि एक युवा फिल्मकार हैं. सूरज इतना बड़ा है, उसके सामने एक छोटा सा कण है ये पृथ्वी, और सूरज अपने आप में एक छोटा सा कण है गैलेक्सी में. छोटा सा एक तारा है, छोटा सा टुकड़ा है एक, और वो पूरी गैलेक्सी एक छोटा सा टुकड़ा है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, और कितने मल्टीपल यूनिवर्सेस है हमें पता भी नहीं है. तो हमारी तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है. स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में. आज हैं हमारे साथ युवा फिल्मकार आनंद गांधी. आनंद जी, पहले तो हमको ये बताइए इस आखिरी हिस्से में कि शिप ऑफ थीसिस बेसिकली है किस बारे में फिल्म, और ताकि हम बीच बीच में इस फिल्म के कुछ टुकड़े भी अपने देखने वालों को दिखा सकें. फिल्म नैरेटिव तौर पे, कहानी के तौर पे तीन कहानियाँ हैं इस फिल्म में. 3 लोगों की यात्राएं हैं. एक चक्षुहीन चित्रकार, एक फोटोग्राफर है, जो एक ब्लाइंड फोटोग्राफर है, जो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें खींचती है, और जब उसे कॉर्निया ट्रांसप्लांट से आंखें वापस मिल जाती हैं, तब वो एक कश्मकश शुरू हो जाती है उसकी अपने आर्ट के साथ. उसके बारे में पहली कहानी है. दूसरी कहानी जो है वो एक साधु के बारे में है,
एक भिक्षु है जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत तत्वचिंतक है, बहुत ही गहरे तत्वचिंतक है। और वो साधु कम शास्त्री ज़्यादा है, ऐसी एक लाइन है फिल्म में उनके बारे में। और उन्होंने पूरी ज़िंदगी लड़ाइयाँ लड़ी है पशु हिंसा के खिलाफ कोर्ट रूम्स में। और वो बीमार है और उनको जो दवाइयाँ दी जा रही है, दवाइयाँ रेकमेंड की, प्रिस्क्राइब की जा रही है, वो दवाइयाँ कहीं ना कहीं पशु हिंसा से बनी हुई है। तो वो दवाइयाँ लेने के खिलाफ है और वो मृत्यु के नज़दीक जाने को तैयार है। पर जैसे जैसे मृत्यु नज़दीक आने लगती है, वो नए नए प्रश्न उठने लगते हैं, नए नए सवाल जो सालों से शायद पूछने का मौका नहीं मिला था उनको, तत्वचिंतक होने के बावजूद मौका नहीं मिला था, वो ये प्रश्नों को खोलते हैं। और तीसरी कहानी है एक स्टॉक ब्रोकर के बारे में, जो जिनकी ज़िंदगी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, साधारण तौर पे चलती रहती है। और जब तक एक किस्सा होता है उनके साथ, उनको एक किडनी मिली है, उनको रिसेंटली किडनी ट्रांसप्लांट मिला है। और उनको ये कहीं ना कहीं लगता है कि उनको जो किडनी मिली है वो एक आदमी से चोरी हुई है, क्योंकि वो एक आदमी से उनकी मुलाकात होती है जिस आदमी की किडनी चुरा ली गई है। तो उनको ये सवाल उठता है, तो वो एक यात्रा पे निकल पड़ते हैं वो ढूंढने के लिए कि उनको कहीं चुराई हुई किडनी तो नहीं मिली। उस यात्रा के पहले ही पहलू में उनको पता चल जाता है कि उनको जो है लीगल किडनी मिली है, उनको एक मरे हुए आदमी की किडनी मिली है। पर उनकी जो अभी कुतूहल जाग गई है इसके बारे में, जो जिज्ञासा जाग गई है कि इस इंसान की किडनी किसने चुरा ली और कैसे चुरा ली, वो जिज्ञासा उनको स्वीडन ले जाती है उस आदमी से मिलने के लिए जिस आदमी को वो चुराई हुई किडनी मिली है। और वो जाके उस आदमी से मुलाकात करता है, उसे कन्फ्रंट करता है, उसे चैलेंज करता है, और उस संवाद के बारे में ये तीसरी कहानी है। और ये तीनों यात्राएं कहीं ना कहीं आके मिलती है ये, एक कहानी के तौर पे मिलती है, पर एक दार्शनिक तौर पे भी इनका एक मिलन है, उसके बारे में ये फिल्म है। इस तरह से इसमें खोज क्या है, मुझे बताइए कि इन तीन अलग अलग कहानियों में अगर जो लोग सिंप्लीफाई करते हैं वो कहते हैं कि ये जो ऑर्गन डोनेशन का इशू आपने उठाया, मेरा ख्याल है कि ये एक सरलीकरण आप भी कहते होंगे कि ये आपकी कहानी, आपकी फ़िल्म को सरल ढंग से, आसान तरीके से समझ लेने और उसे एक खांचे में डाल देने का दूसरा नाम होगा शायद, लेकिन जबकि शायद कुछ और आप फिल्म में करना चाह रहे होंगे। जी, मेरी कोशिश ये रहती है लिखते वक्त, मेरी शॉर्ट फिल्म्स में ये कोशिश शुरू हुई थी, जो अभी फीचर फिल्म में मुझे लगता है कि कुछ हद तक मैं कर पाया हूँ, वो ये है कि एक बहुत ही सरल और सहज स्तर हो, और वो सरल लेवल पे, वो सरल लेयर पे एक कहानी चलती रहे, ताकि वो कहानी लोगों को एंगेज कर सके, वो कहानी एक न्योता दे सके लोगों को उस फिल्म में अंदर आने के लिए। वो कहानी के पीछे एक दार्शनिक लेवल हो, एक दार्शनिक स्तर हो, उसके पीछे तो स्तर के पीछे एक लेवल के पीछे के लेवल्स बनते रहें, और ऐसे बहुत सारे लेवल्स हो, उसमें बहुत सारे नुआंसेस हो, बहुत सारे संदर्भ हो, बहुत सारे विचार हो, बहुत अलग अलग प्रकार की खोज हो, और सब कुछ एक फिल्म में समा जाए, ऐसी इच्छा रहती है मेरी कि कहानी के तौर पर देखो तो कहानी दिखती है, पर अगर आप जितना अंदर जाओगे उतना अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है, ये कोशिश रही है। और ये कोशिश मेरा ख्याल है कि पूरी तरह कामयाब है, पूरी तरह ना सही तो एक हद तक तो मैं मानता ही हूँ कि ज़ाती तौर पर मैं कि वो फिल्म न्योता भी देती है और उन लेयर्स की तरफ आपको इंगित भी करती है। आनंद, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, जो बातचीत के पहले हिस्से में आपने कहा कि सब कुछ करते हुए भी मैं असल में कुछ करना ही नहीं चाहता। ये बहुत दिलचस्प एक स्टेट ऑफ माइंड, एक स्थिति होती है कि एक बहुत सक्रिय आदमी और जो बहुत उद्वेलित आदमी एक समय के किसी हिस्से में बैठकर बहुत अकेला और बहुत एक तरह की जो साधुओं की वैसी परंपरा है जिसमें वो सब कुछ त्याग देते हैं, कुछ वैसा आपके अंदर, ऐसी तबीयत वैसी है, ये क्या है? मतलब क्यों नहीं आपको लगता है कि कुछ नहीं करूं तो सबसे अच्छा हो?
क्योंकि बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जिन प्रश्नों का जवाब भी मिल चुका है बहुत बहुत हद तक। और फिर मैं देखता हूँ इतिहास में बहुत ही कमाल के एनलाइटेंड लोग रह चुके हैं, और उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो एनलाइटेंड थे, जो समझ चुके थे दुनिया को, और जिन्होंने ये सोचा कि जिन्होंने ये बहुत ही गहरी तौर पर समझ लिया, गहरे तौर पर ये बात समझ ली कि कोई पर्पस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ एक सिलसिला है जो चल रहा है, चलते आया है और चलते जाएगा। और इसलिए वो सिलसिले से वो लोग विड्रॉ हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, चलने दो, अभी आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, अ सीरीज ऑफ एक्सीडेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, और मैं एक छोटा सा कण हूँ, एक छोटा सा एक पुद्गल हूँ इस पृथ्वी पे, और ये पृथ्वी एक छोटा सा पुद्गल है एक सोलार सिस्टम में। सूरज इतना बड़ा है, उसके सामने एक छोटा सा कण है ये पृथ्वी, और सूरज अपने आप में एक छोटा सा कण है गैलेक्सी में, छोटा सा एक तारा है, छोटा सा टुकड़ा है एक, और वो पूरी गैलेक्सी एक छोटा सा टुकड़ा है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, और कितने मल्टीपल यूनिवर्सेस है हमें पता भी नहीं है। तो हमारी तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो ये, और दूसरी बात कि कॉन्सिक्वेंस जो है, जो पहले एक कॉज दूसरे कॉन्सिक्वेंस को करते यहाँ तक पहुँचे हैं और हमसे गुजर रहा है सब कुछ। तो ये आइडिया कि फ्री विल है, ये भी शायद गलत है। ये आइडिया कि फ्री चॉइस है कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये भी शायद गलत है। सब कुछ सिर्फ हो रहा है, अपने आप अनफोल्ड हो रहा है और अनफोल्ड होते जाएगा, कॉज कॉन्सिक्वेंस। तो इसलिए कुछ ना करो, बैठ जाओ। और कुछ लोग ऐसे रहे हैं, बुद्ध से लेके महावीर से लेके मैं कहूँगा इवन डार्विन और आइंस्टाइन तक के लोग, जिन्होंने कहा है कि ठीक है भाई, हो सकता है कि कुछ नहीं है, इन ऑल लाइकलीनेस कुछ नहीं है आगे, पर उस दरमियान while we are here we need to invent a purpose because life is not teleological। क्योंकि ब्रह्मांड इस ये सोच के प्रकट नहीं हुआ कि भाई यहाँ जाना है। हम ब्रह्मांड तो प्रकट होते गया, अनफोल्ड होते गया, और हम पहुँचते इंसानों तक पहुँच गया। तो अभी क्या करें? तो अभी क्योंकि लाइफ टेलीलॉजिकल नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी ने ऑलरेडी सोचा नहीं हुआ है कि कहाँ जाना है, तो हम सोच सकते हैं, हम साथ में मिलकर कलेक्टिवली ये सोच सकते हैं कि भाई 100 सालों में, 1000 सालों में, लाखों सालों में कहाँ पहुँचा जा सकता है, और रिवर्स इंजीनियर किया जा सकता है एक पर्पस। तो इन लोगों ने जिन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया है ज़िंदगी में, उन लोगों ने पर्पस इन्वेंट किया, क्योंकि पर्पस था नहीं। तो पर्पस रिवर्स इंजीनियर करके इन्वेंट किया कि ऐसा बढ़िया होगा कि अगर हर कोई जो भी जिंदा है वो अच्छी तरह से जी सके, अच्छी तरह से खा सके, अच्छी तरह से पी सके, एक दूसरे से प्यार से बात कर सके। ये इनफ पर्पस है, ये कितना बिनाइन पर्पस भी बहुत इनफ है। तो इसको रिवर्स इंजीनियर करते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए हमें क्या क्या लगेगा, तो लॉज उस हिसाब से बनाए। पिछले 4000 साल पहले उन्होंने जो लॉज बनाए वो धर्म बन गए, तो वो धर्म के जो लॉज है वो रेलेवेंट नहीं है, तो हमें नए धर्म बनाने पड़ेंगे, नए लॉज बनाने पड़ेंगे, या तो ऐसी, और ये ध्यान में रख के बनाने पड़ेंगे कि वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, वो स्थित हो जाते हैं, तो उनको वो बदलते रहें, कैसे बनाएं। तो ये क्वेस्ट है मेरी, ये क्वेस्ट है कि कैसे ये जो कॉन्स्टली इवॉल्विंग स्पेस में हम कॉन्स्टली चेंजिंग एंटिटीज़ हैं, हम कैसे पर्पस को इन्वेंट कर सकते हैं, और कैसे वो पर्पस इस तरह से अनफोल्ड हो कि वो एक कम से कम, और कुछ नहीं तो कम से कम एक बिनाइन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद गांधी, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। थैंक यू। और ऐसी पेचीदा बातों के साथ दर्शकों को रूबरू कराया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे युवा फिल्मकार आनंद गांधी। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।